यूरोपीय यूनियन रूस के खिलाफ नई पाबंदी आयद कर सकता है। इसके तहत इस साल के आखिर तक रूस से तेल की दरामद बंद कर दी जाएगी। इसके साथ साथ रूस के सबसे बड़े बैंक सबर बैंक को स्विफ्ट के मालियाती निजाम से निकालने का भी फैसला किया गया है। इन पाबंदियों का जिक्र करते हुए यूरोपीय कमीशन के सदर उर्सुला वॉन ने कहा कि यूरोपीय यूनियन आइंदा 6 माह में रूस से खाम तेल की दरामद बंद कर देगा। इसके बाद 2022 तक रिफाइंड मसनूआत की दरामद भी मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगी। रूस से तेल की दरामद पर पाबंदी का फैसला यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक के दरमियान मुआहिदे के बाद ही नाफिजुल अमल होगा। यूरोपीय यूनियन के मुताबिक सबर बैंक के अलावा रूस के क्रेडिट बैंक ऑफ मॉस्को, रूसी ज़राई बैंक को भी स्विफ्ट सिस्टम से हटा दिया जाएगा। अपने मतलूबा अहदाफ को हासिल करने के लिए रूस ने यूक्रेन पर हमले जारी रखे हैं। आज रूसी फौज ने यूक्रेन के कई सब पावर सब स्टेशनों को तबाह कर दिया। यूक्रेनी फौज ने भी इस तबाही की तस्दीक कर दी है। देखिए रिपोर्ट। रूसी वजारत दिफा ने बुध के रोज यूक्रेन के ठिकानों पर भारी गोलाबारी की और उसका फुटेज जारी किया। वजारत ने एक बयान में कहा कि गोलाबारी की वजह से यूक्रेन के 301 एहलकार हलाक और 53 फौजी अड्डे तबाह कर दिए गए हैं। रूसी वजारत दफा के तर्जुमान का कहना है कि रूसी अफवाज ने यूक्रेन भर में 6 ऐसे पावर सब स्टेशनों को तबाह किया जो रेलवे स्टेशन के करीब थे। इन स्टेशनों के जरिए डोनबास के इलाके में यूक्रेनी जंगजुओं को अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के जरिए हथियार फराहम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वहीं यूक्रेन की फौज ने बुध के रोज मुल्क भर में ट्रांसपोर्ट के बुनियादी ढांचे पर मुतअद्दिद रूसी फजाई हमलों की तस्दीक की है, क्योंकि मॉस्को डोनबास के इलाके पर अपने हमले जारी रखे हुए है। ताहम यूक्रेनी फौज ने यह भी कहा कि यूक्रेन की अफवाज ने गुज़िश्ता 24 घंटों में डोनेस्क और लुहांस्क के इलाकों में 12 रूसी हमलों को पसपा कर दिया है। उन्होंने कहा कि रूस को कई महाज पर नुकसान उठाना पड़ रहा है। Волонец, Тимкова и Пятихатка, через которые украинской группировке войск на Донбассе осуществлялась доставка вооружения и боеприпасов производства США и европейских стран. Противник не припиняє ведення наступальних дій у східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим українським Кримом. З метою руйнування транспортної інфраструктури України ворог завдав रूसी फोर्सेज यूक्रेनी इलाके में मारियोपोल की तरफ पेशकदमी जारी रखे हुए हैं। गुज़िश्ता रोज रूसी अफवाज ने मारियोपोल शहर के नवाह में वाक़े अज़ोस्टल स्टील प्लांट के करीब एक नई जंगी कार्रवाई शुरू कर दी। इस जंग को 3 माह हो चुके हैं। ताम सिक्योरिटी माहिरीन के मुताबिक रूसी अफवाज अभी तक अपने मतलूबा अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही है। अब रूस ने यूक्रेन के मशरिक और जनूब में नए हमलों का आगाज किया है। गुज़िश्ता रोज ऐसे ही एक हमले में मशरकी इलाके डोनेस्क में 21 शहरी हलाक जबकि 28 जख्मी हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अलहदगी पसंद हुक्काम ने बुध के रोज दावा किया कि डोनेस्क के बाहर माक्योका शहर में तेल के डिपो पर यूक्रेन की गोलाबारी में एक शख्स हलाक और 2 जख्मी हो गए। उन्होंने एक बयान में दावा किया कि हमले के बाद 5000 टन वजनी तेल के 4 टैंकों में आग लग गई। एसोसिएटेड प्रेस के जरिए हासिल की गई फुटेज में फायर फाइटर्स और आग बुझाने वाले अमले को डिपो में लगी आग को बुझाने की कोशिश करते दिखाया गया।
مشرقی یوکرین میں جاری جنگ کی مکمل تصویر حاصل کرنا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ فضائی حملوں نے نامہ کے لیے گھومنا پھرنا انتہائی خطرناک بنا دیا ہے۔ مشرق میں لڑنے والے یوکرین اور ماسکو کی حمایت یافتہ باغیوں دونوں نے بھی جنگی زون سے رپورٹنگ پر سخت پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ 16 مارچ کو ماریوپول ڈرامہ تھیٹر پر روسی فضائی حملے میں 600 کے قریب افراد ہلاک ہوئے تھے۔ یہ یوکرین جنگ میں شہریوں کے خلاف سب سے مہلک ترین حملہ تھا۔ اے پی کے صحافیوں نے 23 زندہ بچ جانے والوں، راحت اور بچاؤ کا کام کرنے والوں اور دونیتسک کے اکیڈمک ریجنل ڈرامہ تھیٹر میں کام کرنے والے پناہ گاہ سے قریبی طور پر واقف لوگوں کے ساتھ انٹرویوز میں موقع پر لی گئی تصاویر اور ویڈیوز اور ماہرین کی رائے سے معلومات سے انکشاف کیا ہے۔ اوکسانا نامی خاتون اور اس کے شوہر حملے کے وقت تہہ خانے میں تھے اور وہ کہتی ہیں کہ عمارت سے بھاگنے سے پہلے انہیں لاشوں پر قدم رکھنا پڑا۔ زیادہ تر لوگوں کا کہنا تھا کہ حملے کے وقت عمارت میں تقریباً 1000 لوگ موجود تھے۔ 2 زندہ بچ جانے والوں نے اندازہ لگایا کہ تقریباً 300 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جیسا کہ حکام نے ابتدائی طور پر اندازہ لگایا تھا، اور لاشوں کی کمی کی وجہ سے ایک پولیس اہلکار اور ماریوپول ریڈ کراس کے اہلکار نے قیاس کیا کہ مرنے والوں کی تعداد 500 سے کم تھی۔ Дивлюсь, що по площі так лежать люди. Значить, забігаю в хол, а там дуже багато людей. Я так розумію, що люди як біжали і з вулиці, і, в принципі, з драму в ту частину, яка вціліла. Дуже багато людей і поранені лежать, і люди, які так нормально наче виглядають. Це було остаточне розуміння, що вони воюють не з армією, вони воюють з кожним українцем, з кожним маріупольцем. Вони прийшли не захоплювати місто, вони прийшли його руйнувати. Во-первых, погибли люди, которые находились на верхних этажах, которые прятались от окон подальше. Они вот в лоджиях наверху, вот на 2-3 этаже, они там спали, как бы существовали там. А когда попала ракета, их, наверное, мгновенно убило. А дальше просто все здание, оно посыпалось на полевую кухню, где тоже очень много людей находилось. Знаете, очень тяжело психологически, когда вокруг тебя там кто-то отца кричит, тут там Ваню, Вову, женщину уводят под руки, она уже кричит: я не хочу жить, зачем мне жить, если вся семья погибла. Я знаю, что Мариуполь отстроят, да, и все будет хорошо, но людей же это не вернет, которые там погибли. И не только в драмтеатре, они везде погибали просто. بیلاروس کی افواج نے بڑے پیمانے پر فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے۔ روس اور یوکرین کے ہمسایہ ملک بیلاروس نے کہا ہے کہ اس کا مقصد ملک کی دفاعی صلاحیتوں کو پرکھنا ہے۔ یوکرین جنگ کے تناظر میں وزارت دفاع نے بتایا کہ ان عسکری مشقوں سے یوکرین یا ہمسایہ یورپی ممالک کو خطرہ محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ بیلاروس روس کا اہم اتحادی ملک ہے، جبکہ یوکرین پر حملے کی خاطر روس نے اس ملک کی سرحدوں کا استعمال بھی کیا تھا۔ بیلاروس کی وزارت دفاع نے ایک فوٹیج جاری کیا ہے جس میں فوجی گاڑیوں کو ایک ہائی وے سے جاتے ہوئے دکھایا گیا ہے، تاہم اس بارے میں کوئی تفصیلات نہیں بتائی گئی کہ اسے کب اور کہاں فلمایا گیا ہے۔ یورپی کمیشن کے صدر چارلس میشل نے آج مالڈووا میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین UNHCR کے زیر انتظام مرکز کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے یوکرینی مہاجرین کو رہائش دینے کی کوششوں پر ملک کا شکریہ ادا کیا۔ اس سے قبل چشناؤ میں مالڈووا کے صدر کے ساتھ ایک نیوز کانفرنس میں میشل نے کہا کہ یورپی یونین سیکیورٹی اور خود مختاری کے معاملے میں ملک کی حمایت کے لیے وقف رہے گی۔ اس موقع پر یورپی کمیشن کے صدر چارلس میشل نے یوکرینی پناہ گزینوں سے بھی ملاقات کی۔ چلیے یہاں پر رکیں گے فی الحال چھوٹے سے بریک کے لیے۔ امریکہ میں اسقاط حمل کے قانون کو مبینہ طور پر ختم کرنے کی کوشش پر ایک غم و غصے کی لہر دیکھی جا رہی ہے۔ مختلف امریکی شہروں میں مظاہرین نے اسقاط حمل قانون کے حق میں مظاہرے بھی کیے۔ صدر بائیڈن نے اس قانون کو ختم کرنے کو قدامت پسندی قرار دیا، جبکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے انکوائری کا حکم دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ کی رائے کا مسودہ لیک ہوا ہے، جس سے معلوم ہوا ہے کہ اس قانون میں تبدیلی
की तजवीज़ की गई है। ये मुजाहरे ऐसे वक्त हो रहे हैं जब अमेरिका में चंद माह बाद कांग्रेस के वस्त मुद्दती इंतखाबात होने वाले हैं। बीजिंग में कोरोना पे काबू पाने के लिए चीनी हुकूमत ने दारुल हुकूमत बीजिंग के दर्जनों अंडरग्राउंड सबवे स्टेशंस को बंद कर दिया है। सबवे अथॉरिटी ने एक मुख्तसर पैगाम में सिर्फ इतना कहा कि वबा पर काबू पाने के लिए 40 से जायद डाउनटाउन स्टेशनों को बंद कर दिया गया है। सर्विस दोबारा शुरू करने की कोई तारीख नहीं दी गई। बीजिंग कोरोना के फैलाव के लिए हाई अलर्ट पर है। रेस्तोरां और बार सिर्फ टेक आउट तक महदूद हैं। जिम बंद हैं और क्लासेस वगैरह मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल हैं। चीनी हुकूमत ने दारुल हुकूमत बीजिंग के दर्जनों अंडरग्राउंड सबवे स्टेशनों को बंद कर दिया है। कोरोना पर काबू पाने के इक़दामात के तौर पर बीजिंग के वसी सबवे सिस्टम में से तकरीबन 10% सबवे स्टेशनों को बंद कर दिया गया। सबवे अथॉरिटी ने एक मुख्तसर पैगाम में सिर्फ इतना कहा कि वबा और 35 को दरमियाने दर्जे का खतरा दरपेश है। बीजिंग के लोगों को हफ्ते भर में 3 टेस्टों से गुजरना होगा, क्योंकि हुक्काम शंघाई और दीगर जगहों की तरह मुकम्मल लॉकडाउन लगाए बगैर कोरोना पर काबू पाने की कोशिशों में लगे हैं। ज्यादातर अवामी मकामात पर दाखिला हासिल करने के लिए पिछले 48 घंटों के अंदर हासिल करदा मनफी टेस्ट जरूरी है। बीजिंग में बुध के रोज सिर्फ 51 केसेस रिकॉर्ड किए गए, जिनमें से 5 गैर अलामती हैं। चीनी हुकूमत कोरोना पर काबू पाने के लिए जीरो कोविड पॉलिसी को सख्ती से नाफिज कर रही है, जिनमें सफर पर पाबंदी, शहरियों की तिब्बी जांच और क्वारंटीन जैसे अमल शामिल हैं। 21 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल बीजिंग शहर को कोरोना की नई लहर का सामना है। चीन में कोरोना वायरस के फैलाव के इम्कानात पर कड़ी नजर रखी जा रही है और हुक्काम चंद दर्जन नए कोरोना केसेस के सामने आने के नतीजे में उस पर फौरी तौर से काबू पाने के लिए मौसर इक़दामात कर रहे हैं। बहुत से शहरियों ने अशियाए खुर्दनोश की ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर दी। उन्हें कोरोना के मजीद फैलाव के सबब लॉकडाउन की सूरत में घर में बंद हो जाने के खतरात से बचना था। बशमूल शंघाई मुतअद्दिद दीगर शहरों के बाशिंदों को भी लॉकडाउन का सामना करना पड़ चुका है और वो भी घर से काम करने पर मजबूर हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेज़ ने अफ्रीका के दौरे के एक हिस्से के तौर पर मंगल को शुमाली नाइजीरिया में इंतहा पसंदों के तशद्दुद से बेघर होने वाले लोगों के कैंप का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान गुतरेज़ ने नाइजीरिया के हुकाम की तरफ से जिहादी बोको हराम ग्रुप से मुनहरिफ होने वालों के दोबारा इंज़माम की तारीफ की, जिसने एक दिहाई तवील शोरिश बर्पा कर रखी है। सहाफ़ियों से बात करते हुए गुतरेज़ ने शुमाल मशरिक़ी नाइजीरिया की तामीर नौ के लिए मज़ीद आलमी फंडिंग का मुतालबा भी किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस पहुंच चुके हैं, जहां वो फ्रांस के सदर एमनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। फ्रांस के सदर से मिलने से पहले पीएम मोदी ने पेरिस में मुकीम हिंदुस्तानियों से मुलाकात की, जो पीएम मोदी को अपने बीच पाकर काफ़ी खुश नजर आए। हुकूमत की ढीली मालियाती पॉलिसी की वजह से जापानी करेंसी यान की कदर मजीद गिर गई है, जिससे मकामी लोगों में शदीद तशवीश पाई जाती है। जापानी यान एक बार फिर अमेरिका के मुकाबले में 130 के निशान से नीचे आ गया। करेंसी की कदर में कमी दरामदी अशिया की कीमतों में इजाफे का सबब बनेगी। मुल्क की जोग्राफियाई खुसूसियत को मद्देनजर रखते हुए जापान अपनी मईशत को तरक्की देने और अपनी इलाकाई मईशत को जिंदा करने के लिए बैरूनी तिजारत पर मजबूती से इन्हिसार करता है। ताहम अगर यान की मौजूदा कदर में कमी जारी रहती है तो जापानी मईशत को बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। やっぱ原材料の値段が上がっていること、仕入れが約2割とか3割上がっているものが多いですから、そういったもののダメージがあるということ、それから、工場ですんで、基幹の問題で一番大事なもので電気という問題があります。
でこの電気代が大幅に上がって安で上がってる部分もありますし、ダブルパンチで今ウクライナ問題で石油の値段が上がってますんで、それもかなり厳しい局面を迎えてます。これはアクリル板ですけど、アクリル板の皆さんご存知通り石油製品ですんで、こうですね、高くする、輸入価格を高くすることになるわけですよ。日本は本来ですね、輸出入によって豊かになる、貿易によって豊かになる地。इस वक्त दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा बर्रे आज़म है जो भूख प्यास की शिद्दत से तड़प रहा है। मवेशी मर रहे हैं, बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। खेत खलियान रेगिस्तान बनता जा रहा है, जहां के किसान मेहनती तो हैं लेकिन बारिश नहीं होने की वजह से 40 साल से खेती बाड़ी नहीं कर पा रहे हैं। और इस तरह के हालात एक मुल्क में नहीं बल्कि अफ्रीका बर्रे आज़म में आने वाले कई ममालिक के हैं। इथोपिया, केनिया और सोमालिया कई ममालिक हैं इस वक्त शदीद कहत में मुब्तला हैं। देखिए रिपोर्ट। अफ्रीका इन दिनों खुश्क साली के बदतरीन दिनों से गुजर रहा है। करीब 40 बरसों से किसान बेहतर खेती के लिए तरस रहे हैं और मवेशी प्यास से मर रहे हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक इमसाल भी बारिश के इम्कान कम है। दर्जे हरारत में इजाफा मामूल के मुताबिक जारी है। खुश्क ज़दा इलाकों में लोग फाका कशी करने पर मजबूर हैं। करीब 29 मिलियन लोगों को ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना है। We have 29 million people are facing high level of food insecurity, according to the latest expert estimates. Already 15.5 to 16 million of our sisters and brothers are in need of immediate food assistance due to this problem. अफ्रीका के बेशतर हिस्सों में खुश्क साली और कहत का मसला आम है। इथोपिया के गोडे अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद शफी के मुताबिक ये 20 सालों में सबसे बदतरीन खुश्क साली है। गुज़िश्ता 6 माह में ग़िज़ाई क़िल्लत के शिकार बच्चों की तादाद में इजाफा देखने को मिला है। रोजाना ग़िज़ाई क़िल्लत के शिकार 5 की जगह 15 बच्चे अब अस्पताल में दाखिल हो रहे हैं। अफ्रीका में 5 साल से कम उम्र के तकरीबन 1.4 मिलियन बच्चे शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। This drought is the worst drought that we have seen for the last 20 years. It affected the whole community, especially children, especially the under 5 children. So we are getting here a lot of malnourished children, more than the children that we have seen 6 months ago. The number of admissions have increased from 5 patients per day to 15 patients per day. गुज़श्ता साल के आखिर में होने वाली मुख्तसर बारिशों के सीजन में बारिश कम हुई थी, जिसकी वजह से फसल तबाह हो गए थे और मवेशियों की अमवात हुई थी और खुराक की कीमतों में इजाफा और चरागाहों और पानी के कम होते वसाइल पर बाहमी तनाज़ात पैदा हुए थे। इथोपिया, केनिया और सोमालिया पहले ही एक शदीद कहत की जद में है। अब बारिशों में कमी से शदीद मुतासिर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। दुनिया के बड़े ममालिक अपनी फौज पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं। हिंदुस्तान का नाम भी ऐसे 5 बड़े ममालिक में शामिल है जो अस्करी ताकत पर ज्यादा खर्च करते हैं। आदादोशुमार के मुताबिक माली साल 2022 में आलमी फौजी अखराजात $2.1 ट्रिलियन की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। आप ये खास रिपोर्ट देखिए और मुझे इजाजत दीजिए। आदाब। फौजी अखराजात का टूटा रिकॉर्ड। आलमी फौजी खर्च पहुंचा 2.1 ट्रिलियन के पार। दुनिया के 5 बड़े मुल्कों की तफसीलात आई सामने। फहरिस्त में इंडिया भी शामिल। बेशक दुनिया के तमाम बड़े ममालिक जंग से दूर रहने और अमन की बात करते हों, लेकिन खुद जंग के लिए पूरी तरह तैयार रहते हैं। जंग को लेकर वो कितने संजीदा हैं
اور اس کا اندازہ ایک رپورٹ سے ہوتا ہے جس میں دنیا کے بڑے ممالک کے فوجی اخراجات کی تفصیلات دی گئی ہے۔ رپورٹ میں موجود اعداد و شمار کے مطابق مالی سال 2022 میں عالمی ملٹری اخراجات $2.1 ٹریلین کی اب تک کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں اور ہندوستان سب سے زیادہ خرچ کرنے والوں کی فہرست میں تیسرے نمبر پر ہے۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ کے مطابق 2021 میں کل عالمی فوجی اخراجات میں 0.7% اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ 2021 میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والے 5 ممالک میں امریکہ، چین، ہندوستان، برطانیہ اور روس تھے۔ ان سب کے مجموعی فوجی اخراجات 62% تھے۔ 2022 میں ہندوستان کا کل فوجی خرچ $76.6 بلین ہے جو کہ دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے۔ یہ 2020 کے مقابلے میں 0.9% زیادہ اور 2012 کے مقابلے میں 33% زیادہ ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق امریکہ اور چین فوج پر خرچ کرنے والے سر فہرست 2 ممالک ہیں۔ امریکی فوجی اخراجات 2021 میں $801 بلین تک پہنچ گئے جو 2020 کے مقابلے میں 1.4% کم ہے۔ امریکہ نے فوجی تحقیق اور ترقی کے لیے فنڈز میں 24% اضافہ کیا اور ہتھیاروں کی خریداری کے لیے اخراجات میں کمی کی۔ دوسرے نمبر پر چین ہے جس نے دفاع پر $293 بلین خرچ کیے جو 2020 کے مقابلے میں 4.7% زیادہ ہے۔ برطانیہ نے گزشتہ سال دفاع پر $68.4 بلین خرچ کیے جو 2020 کے مقابلے میں 3% زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ روس دفاعی اخراجات کے لحاظ سے 5ویں نمبر پر ہے۔ روس نے 2021 میں اپنے فوجی اخراجات میں 2.9% اضافہ کر کے $65.9 بلین کر دیا تھا۔ اس دوران روس یوکرین کی سرحد پر اپنی فوج بڑھا رہا تھا۔ روس کی جانب سے فوجی اخراجات میں اضافے کے مسلسل تیسرا سال رہا ہے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔